हेलो। मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 5, जिसको कि राम सिंह यादव की बुक से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक विद्यार्थी 60 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए थे तो कुल पूर्णांक कितना है? तो विद्यार्थी ने अंक प्राप्त किए हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसने जो अंक प्राप्त किए वो किए थे 60, ठीक है। और फेल कितने अंकों से हो गया था? वह फेल हुआ था 20 अंकों से, ठीक है। तो इसका मतलब उसे 60 अंक मिले थे और 20 अंकों से वह फेल हो गया था। अगर उसको 20 अंक और मिलते तो वह पास हो जाता। तो इसका मतलब है अगर हम 60 में 20 जोड़ दें तो हमें मिलेगा ये पासिंग मार्क्स, ठीक है। हमें जो है पास मार्क्स मिल जाएंगे। कितने होंगे? 80। और यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 40%। तो पास मार्क्स यहाँ पे हैं 40%, ठीक है। और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? हमेशा 100% होती है, ठीक है। तो अगर हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो वो कितने होंगे? 100%, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ये भी पास मार्क्स हैं और ये भी पास मार्क्स हैं। इसका मतलब है 40% की वैल्यू है 80, 1% की वैल्यू आएगी 80/40, ठीक है। इसको हम डिवाइड में रखते हैं, 40 से कटेगा 2 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100। तो 100% की वैल्यू होगी 2 गुणा 100 बराबर 200। तो 200 क्या होंगे? कुल पूर्णांक होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं आएंगी? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इनके वर्ग करने पड़ेंगे और उसके बाद उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 26 का वर्ग क्या होता है? 26 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग। तो 26 का वर्ग होता है आपका 676। कितना होता है? 676। कितना होता है? 676। 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। कितना होता है? 625। तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ये वर्ग होते हैं जो याद होने चाहिए कितने तक? 30 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर पूछा है, तो यहाँ पे तो आएगा 676 माइनस 625। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? इन दोनों के बीच जो संख्याएं होंगी इन दोनों का अंतर आएगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5। इन दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया? 51 आया। और इसमें 51 ही आंसर दे रखा है। इसका जो आंसर दे रखा है वो 51 दे रखा है, जबकि इसका आंसर 51 नहीं है। इसका आंसर है 51 में से अगर हम एक कम करेंगे तो वही इसका आंसर है। एक कम हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो है ये 76 भी इसके साथ इसमें इंक्लूड हो गया था, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें से माइनस किया इसमें 76 भी इंक्लूड हो गया। तो एक कम कर देंगे तो क्या आएगा? उनके बीच कितनी संख्याएं होंगी वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने का है, अगर आपको कभी भी दे रखा हो n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर की 20 की संख्याएं पूछी हो, ठीक है। n और n+1, इसका मतलब है अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे क्या होगा? 25 + 1 बराबर 26। तो यहाँ पे 26 होगा, यहाँ पे 25 होगा। जब भी आपको ऐसे दिया होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उनके बीच संख्याएं होंगी, उनके बीच इनके बीच, ठीक है। इनके बीच संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 2n, ठीक है। n क्या था? जो पहली संख्या है, जो छोटी वाली संख्या है, ये 25, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है? 25। तो 2 गुणा 25 बराबर 50। कितनी संख्याएं होंगी? 50। एक उदाहरण और देख लीजिए इसका। जैसे मान लो यहाँ पे है, पूछा गया है 12 और 13 के बीच संख्याएं पूछी हैं कितनी है, ठीक है। 12 व 13 के वर्गों के बीच की संख्याएं कितनी है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर वही देखना है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है? 12 + 1 है। इसका मतलब ये है n और ये है n+1, ठीक है। और इनके वर्गों का योग पूछा है, इनके वर्गों के बीच कितनी संख्या है वो पूछा है।
तो इनके वर्गों के बीच संख्याएं बराबर 2n। n कौन सा है? जो छोटा वाला है, ये वाला, ठीक है। तो n क्या है? 12, तो 2 गुणा 12 बराबर 24। तो कितनी संख्याएं होंगी? 24। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 50। इस बुक में आपको 51 मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें है, एक महिला बाजार में 3 किलो केले, ठीक है, 35 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 2 किलो मैदा 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदती है। तो महिला ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? तो एक तरफ तो लिख दीजिए आप भार, एक तरफ लिख दीजिए कीमत, ठीक है, और यहाँ पे वस्तु क्या खरीदा उसने, ठीक है। तो सबसे पहले केले खरीदे, तो यहाँ पे केले कितने खरीदे? भार लिखिए, कितने खरीदे? 3 केजी, 3 किलो। और कितने रुपए प्रति किलो खरीदे? 35 रुपये, ठीक है। उसके बाद खरीदा चावल, चावल कितने खरीदे? 2 केजी, ठीक है। और कितने रुपए किलो के हिसाब से खरीदे? 40 रुपये। उसके बाद उसने खरीदा मैदा, मैदा कितना खरीदा? 2 केजी, भाई 2 किलो खरीदा है, यहाँ पे बोला गया उसने 2 किलो मैदा खरीदा। और कितने रुपए के हिसाब से खरीदा? 30 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल, कुल खर्च, ये खर्च है, ठीक है। तो 3 किलो केले खरीदे 35 रुपये के हिसाब से, तो कितने खरीदे? कितने रुपए के खरीदे? 35 तियाँ 105, टोटल 105 रुपये खर्च किए केलों पे। उसके बाद 2 किलो चावल 40 रुपये के हिसाब से, तो 40 दूना 80। उसके बाद 2 किलो मैदा 30 रुपये के हिसाब से, कितने का हो गया? 60 रुपये का। तो इन सबको अब ऐड कर दीजिए, टोटल कितना कितना खर्च किया उसने। टोटल एक्सपेंस कितना है उसका? टोटल एक्सपेंस है 5 को 5, 8 और 6 14, 1 और 1 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना आया उसका? 245 रुपये का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक फॉर्मूला नोट कीजिए। फॉर्मूला होता है m1 इंटू डी1 बराबर, सॉरी m1 इंटू डी1, m1 इंटू डी1 बराबर m2 इंटू डी2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। m का मतलब है आदमी और डी का मतलब है डेज। m का मतलब है मैन और डी का मतलब है डेज। तो यहाँ पे दे रखा है हमें 12 आदमी एक काम को, यहाँ पे दे रखा है 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। तो ये वाला तो क्या है? ये 12 है आपका m1, 12 है आपका m1, ये 20 डे आपका है d1, ठीक है। 15 है आपका m2 और हमें ज्ञात करना है d2, d2 हमें फाइंड करना है, ठीक है, कितने दिन में करेंगे। तो फॉर्मूला रखिए m1 इंटू डी वन बराबर m2 इंटू डी2। इसमें मान रखिए m1 कितना है 12 गुणा d1 कितना है 20 बराबर m2 कितना है 15 गुणा d2 कितना है, d2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब पक्षांतर कर दीजिए, 12 गुणा 20 बट्टे 15, ये बट्टे में क्यों गया? जैसे ही हम साइड चेंज करेंगे वैसे ही ये किस में जाएगा? यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पे जाएगा भाग में, बराबर d2। 5 से कट गया 4 बार 20, 5 से कट गया 3 बार, 3 से 12 कट गया 4 बार, तो d2 कितना आ गया? 4 चौको 4 गुणा 4 बराबर 16। तो d2 का मान आ गया आपके पास 4 गुणा 4 बराबर 16। तो कितने दिन में करेंगे? 16। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए।
तो घन के बारे में आपको कल बताया था। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का, अगर आपको याद हो तो कल बताया था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए जहाँ पे इसकी भुजा या कोर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दे रखा है 1014। भाई क्षेत्रफल के नीचे हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से हमें इसकी साइड पता चल जाएगी, ठीक है, 6a²। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 1014/6 बराबर a²। 6 से कटेगा 10, 6 कम 6 बचा 4, 4 और 1 कितना हो गया, 4 और 1 हो गया 41, 6 छक्का 36 बचा 5, 5 और 4 54, 6 नमा 54। तो कितना बच गया, 169 बराबर a², ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, रूट करेंगे दोनों ओर, ठीक है। तो दोनों ओर रूट करने पर 169 बराबर √a²। तो a² को हम लिख सकते हैं a √a, और यहाँ पे 2 के जोड़े बन गए तो एक हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो a बाहर आ गया, ठीक है, a बाहर आ गया बराबर, यहाँ पे 169 का रूट क्या होगा, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो a की वैल्यू आ गई 13। तो हमें क्यूब की जो साइड है वो हमें पता चल गई, ठीक है, कितनी है, 13। तो अब हम यहाँ से आसानी से इसका आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है। इसकी भुजा ए बराबर हमें पता चल गया कितना है, 13 मीटर, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, क्यूब का आयतन या क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपका a³। तो a³ a का मान कितना है, 13। 13 गुणा 13 गुणा 13, और 13 का क्यूब कुछ दिन पहले ही आपको बताया कितना होता है, 2197। इन सबको आप गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इसमें तो केवल फॉर्मूला पूछा है आपको। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या दे रखी है r, और पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और परिमाप होता है आपका, परिमाप बराबर होता है 2πr, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरे फर्श पर प्लास्टर का खर्चा क्या होगा, ठीक है। तो ये एक आयत है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये दे रखा है वर्ग मीटर में। तो जब भी वर्ग मीटर में आता है तो ये 2D वाली जो फिगर होती है वही होती है, ठीक है। ये एक आयत है, इसकी लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उस पर प्लास्टर बिछाना है, यहाँ से प्लास्टर बिछाना है इसमें, ठीक है, ऐसे पूरा। इसका मतलब इसका हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, बराबर L का मान कितना है 7, B का मान कितना है 4, बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे दे रखा है, यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। प्रति वर्ग मीटर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का जो व्यय है वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर है 21.4 रुपये, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो टोटल कितने मीटर स्क्वायर हैं, 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर 21.4 गुणा 28, ठीक है। तो 28, अब इसको 28 से गुणा करेंगे तो 28 चौको कितना होता है, 112। 112 को 2 हासिल 11, 28 से कम 28 और 11 39 हासिल 3, 28 दूना 56, 56 और 3 59, ठीक है। और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1। तो राइट साइड से एक अंक छोड़ के हम क्या लाएंगे, दशमलव, ठीक है। तो 599.2 रुपये जो है इस पर प्लास्टर लगाने का कुल खर्चा आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये लगभग में दे रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो में हम क्वेश्चंस को समझाते हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है।
तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, या 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप फॉर्मूले से भी, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस फॉर्मूले से भी ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या है, माइनस, केवल आपको साइन देखने हैं। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और बी वाले में भी माइनस है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस वाले कॉलम में क्या है, सारे के सारे प्लस में है, तो यहाँ पे सब प्लस में होने चाहिए। तो केवल ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो चलिए इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए प्लस का। a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। प्लस वाले में जो है यहाँ पे माइनस होता है और माइनस वाले में यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो चलिए अब सवाल को सोल्व करते हैं। x³ माइनस 8y³, इसको हम लिख सकते हैं 8 की जगह में मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं x³ माइनस 2 की घात 3 y की घात 3। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है आपको, जैसे यहाँ पे है 1 की पावर m और इंटू b की पावर भी क्या है, m है। तो इसको हम लिख सकते हैं ab की होल पावर m। ठीक है, ये चीज़ समझनी थी यहाँ पे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखिए इसको, ठीक हो, ए बी की होल पावर कितनी है, यहाँ पे 3, ये ए है ये बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं x³ माइनस 2y का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, a³ माइनस b³ बराबर a² a माइनस b इंटू a²। थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलिए सीधा फॉर्मूले में ही मान रखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला था आपका, ये था फॉर्मूला a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे। a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2y, b का मान कितना है, ये x तो a है और ये पूरा का पूरा क्या है, b है। तो a का मान है आपका x, b का मान है आपका 2y, तो x माइनस वाई इंटू a² मीन्स x² माइनस a मीन्स x और b मीन्स 2y इंटू 2y प्लस b² मीन्स होता है आपका 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कोष्टक बंद। चलिए आ गया x माइनस 2y इंटू x² माइनस ये हो जाएगा 2xy प्लस 2 दूना 4y²। तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन उसी के नीचे था। ये क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। कोई समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है और ये क्या है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी। समकोण मीन्स यहाँ पे होता है 90 डिग्री। एक कोण दे रखा है इसका 35 डिग्री। तो ये वाला कोण पूछा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला कोण क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, ए का मान यहाँ पे है, ए का मान ये है 35 डिग्री, बी का मान है आपका 90 डिग्री। ठीक है, सी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 125 प्लस सी बराबर 180
ठीक है। c बराबर क्या होगा, अब इसको पक्षांतर करेंगे, ठीक है। 125 को उधर लेके चलेंगे बराबर के, 180 माइनस 125, तो c बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 125 जाएगा, 55 बचेगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, तो 55 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पद के गुणनखंड ज्ञात करो। तो यहाँ पे भी पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, 16 को हम लिख सकते हैं, 16 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 गुणा 4 बराबर 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 2 भी लिख सकते हैं। 16 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो 2 की घात 4, दूसरा 4 की घात 2, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 की जगह में क्या लिखेंगे, 16 की जगह में हम लिख सकते हैं 4 की घात 2 a की घात 2 माइनस, यहाँ पे 9 की जगह में लिखेंगे 3 की घात 2 b की घात 2, ठीक है। 16 की जगह में ये लिखा और ये 9 की जगह में हमने ये लिखा, ठीक है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, a की पावर अगर m और b की पावर भी m हो तो इसको हम लिख सकते हैं a b की होल पावर m, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a की होल पावर 2 माइनस 3b की होल पावर 2। अब ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए आ गया है, यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आपको नोट करना है, ठीक है, आगे भी ये काफ़ी काम आएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ए की जगह में रखेंगे 4a, बी की जगह में रखेंगे हम 3b। ए का मान क्या है 4a, बी का मान क्या है 3b, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए इस फॉर्मूले में, ए की जगह में रखिए 4a प्लस बी की जगह में रखिए 3b इंटू, इसमें तो हमने रख लिया, अब इसमें रखेंगे, ठीक है, इंटू 4a, ए की जगह में 4a माइनस बी की जगह में 3b। तो ये इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी। तो इसको भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देखते हुए, जैसे शुरू में तो क्या आना चाहिए प्लस और बाद में क्या आना चाहिए माइनस, एक में माइनस एक में प्लस, तो केवल ऑप्शन नंबर सी में जो है एक में माइनस है और एक में प्लस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि दे रखी है, एक वृत्त है, कोई वृत्त है, उसमें एक त्रिज्या होती है, ठीक है। तो हमें उसकी त्रिज्या फाइंड करनी है, और हमें क्या दे रखी है इसकी, हमें दे रखी है इसकी परिधि दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है, परिधि दे रखी है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर है कितना, 88 दे रखा है हमें, ये दे रखा है, ठीक है। और वृत्त की परिधि बराबर होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, और वो हमें दे रखा है कितना 88। अब यहाँ पे मान रखिए पाई का, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। तो r की वैल्यू क्या होगी 88 गुणा, इन सबको हम इस साइड से इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जाते ही ये क्या होंगे, उल्टा हो जाएंगे, 7 जाएगा ऊपर और 2 गुणा 22 जाएगा नीचे, ठीक है। 22 से कट गया 88 4 बार, 2 से कट गया 4 2 बार, तो r कितना आ गया 7 गुणा 2, 2 गुणा 7 बराबर 14 मीटर, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर। r मतलब होता है रेडियस या त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 14 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया है, ठीक है। एक गोला है, गोले की त्रिज्या दे रखी है r, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, जो मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, 2-3 बार कम से कम ये क्वेश्चन आ गया है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI बराबर P/R/T/100। ठीक है, यहाँ पे P है आपका 450, 15% प्रतिवर्ष। दर है आपकी, दर मीन्स होता है R बराबर है आपका 12 और T बराबर है आपका 3। T बराबर आपका कितना है, 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, P का मान कितना है, SI मतलब होता है साधारण ब्याज, 450 गुणा R कितना है 12, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 450 गुणा 12, R है 12 गुणा T कितना है 3/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 10 5 बार, और 5 से 45 कट गया 9 बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 6 गुणा 3 गुणा 9, तो 6 3 18 और 18 नंबर कितना होता है 162। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 162। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका छूट का क्वेश्चन है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसको जो है अलग अलग नामों से हम जानते हैं, समतुल्य या प्रभावी छूट, ठीक है, या 1/, सबके बदले 1/। तो इसको प्रभावी छूट या इफेक्टिव डिस्काउंट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए आपको एक फॉर्मूला लिखाया था इफेक्टिव डिस्काउंट का, प्रभावी छूट का क्या होता है, A+B माइनस A/B/100। ये पहले वाले सेट में शायद ये क्वेश्चन था ऐसा, उसमें तीन छूट उसमें दे रखी थी। तो A है यहाँ पे 30, A है 30 और 10 है आपका 10 आपका है B, 10 है आपका B। तो A की जगह में लिखेंगे 30, B की जगह में लिखेंगे 10 माइनस A है 30 गुणा B है आपका 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 माइनस 3 एकम 3, तो बराबर कितना हो गया 37%। तो प्रभावी जो छूट है वो कितनी हुई 37%। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका एक और है। ठीक है, ये है अंकित मूल्य, ये है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है, और उस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है विक्रय मूल्य आता है। तो डिस्काउंट कितने का था पहले 30 का, तो 30 की छूट देने के बाद यहाँ पे कितना बच गया 70। 100 में से 30 की तो छूट दे दी, कितनी बच गया 70। उसके बाद है 100 में से अब दूसरी बार जो छूट दी है वो 10 की दी है, तो अब कितना बच गया 10 की छूट दे दी 90 बच गया। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ काट लेंगे। ठीक है, अब इनको गुणा कर दीजिए, यहाँ पे तो हो गया 10 दशम की 100, यहाँ पे हो गया 7 नमा 63। तो यहाँ पे MP तो आ गया आपका 100 और SP आपका आ गया 63। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी आई 37 की। ठीक है, 37 की छूट दी, किस पे दी 100 पे, और इसका परसेंट निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 37%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 60 माइनस, अब देखो यहाँ पे 60 माइनस 60 दे रखा है कोष्टक के अंदर। तो जैसे ही हम कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक हटाते ही क्या आता है गुणा का साइन आता है -60। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है 60 माइनस, जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आता है प्लस गुणा 60 बराबर हो गया आपका 60 और 60 120। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इससे रिलेटेड आप 4 चीज़ें और लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। माइनस इंटू माइनस होता है आपका पहली चीज़, माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस। दूसरा प्लस इंटू प्लस बराबर होता है प्लस। तीसरा माइनस इंटू प्लस बराबर होता है माइनस। चौथा
प्लस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, जब सेम साइन गुणा होंगे तो प्लस का साइन आएगा, और जब विपरीत साइन वाले जो साइन है वो गुणा होंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ें बेसिक से बताता हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो आपको बने रहना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए साइनिंग आउट।